तो ठीक है पीयू, अब हम नया चैप्टर चालू करते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। तो इस चैप्टर में हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम कुछ नया नहीं सीखने वाले। जो हम डेरिवेटिव्स करते आ रहे हैं ना, उसी का ये एक एप्लीकेशन है। डेरिवेटिव्स का एक एप्लीकेशन आप जानती हो, दैट इज़ मैक्सिमा मिनिमा, मतलब हम उसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं। फिर अ फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सब हम डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन से फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज में भी हम मेनली किस चीज़ का यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव्स का। अब मैक्सिमम मिनिमम में कैसे हम फाइंड करते थे किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, किसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज में हमें डेरिवेटिव आखिर क्या हेल्प करेगा? सो डेरिवेटिव्स हमें ये बताएगा कि आपके पास जो भी गिवन कर्व है या फिर फैमिली ऑफ कर्व है, इस पर मैं आता हूँ फैमिली ऑफ कर्व क्या होते हैं। तो उसके रिलेटेड आप एक और फैमिली ऑफ कर्व्स फाइंड करोगे जो कि पुरानी वाली को 90 डिग्री पे कट करे। एक और चीज़, जब भी हम मीटिंग पॉइंट ऑफ कर्व लाइंस बात करते हैं तो किस एंगल पे वो मीट करते हैं, दैट इज मेजर्ड बाय एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वी ड्रॉ टेंजेंट टू बोथ ऑफ द कर्व्स एंड देन मेजर द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। समझ में आया आपको? तो जैसे स्ट्रेट लाइंस होती है तो उनका एंगल इजिली मेजर हो जाता है, लेकिन अगर कर्व लाइंस अगर आपस में मीट कर रही हैं तो जिस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट है वहाँ पे पहली वाली का टेंजेंट ड्रॉ करो, देन द कर्व ऑफ द सेकंड, और इनके बीच में जो एंगल है वो आपका अल्फा, टेंजेंट के बीच में, और वो जो अल्फा है वही कहलाता है उन दोनों कर्व्स का भी मीटिंग एंगल। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक गिवन कर्व रहेगा, फिर हम दूसरा कर्व फाइंड करेंगे जो कि गिवन कर्व को 90 डिग्री पे कट करे। स्ट्रिक्टली किस पर? 90 डिग्री पर, तभी तो वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज होते हैं। इसमें बेसिकली दो वर्ड है। ट्रेजेक्टरीज का मतलब आपको पहले समझाता हूँ। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है कि आपके पास एक कर्व है, दूसरा कर्व उसे इंटरसेक्ट करे, बट कोई भी रिलेशन दिया हो सकता है, कोई एंगल के रिलेटेड, कोई इक्वेशन सेटिस्फाई हो, कुछ भी, तो वो ट्रेजेक्टरी है। लेकिन अगर एंगल के रिलेटेड दे, फॉर एग्जाम्पल वो कह दे कि सम एंगल अल्फा, जैसे कि पहला कर्व है, दूसरा कर्व उसे 40 डिग्री पे कट करे, 30 डिग्री पे कट करे, मतलब रैंडमली कोई भी एंगल अल्फा पे कट करे, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 90। अगर 90 हो जाता है जो एंगल है, अगर वो 90 हो जाता है तब तो वो हमारा चैप्टर ही हो गया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। उस ट्रेजेक्टरी को हम कौन सा ट्रेजेक्टरी कहते हैं? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। और अगर वो 90 से हट के कोई भी एंगल है तो उस टाइम पे हम उसे कहते हैं ऑब्लिक ट्रेजेक्टरी। क्लियर है आपको? अगर एंगल के रिलेटेड ट्रेजेक्टरीज की डेफिनेशन दी हुई है तो ऑब्लिक एंड ऑर्थोगोनल, 90 से हट के है तो ऑब्लिक और 90 है तो ऑर्थोगोनल, और एंगल से हट के कुछ रिलेशन दे दिया तब तो सिंपली ट्रेजेक्टरी कहलाता है। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें एक वर्ड यहाँ पे सीखना होगा, फैमिली ऑफ कर्व्स। आप पहले वो ध्यान दो कि मैंने जो आपको दो इक्वेशंस दी है उसमें मैंने आपको एक चीज़ मेंशन की है कि इस पहली इक्वेशन में जो a है वो पैरामीटर है और दूसरी इक्वेशन में जो g है वो पैरामीटर है, और c को मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तो देखो, दो चीज़ों में फ़र्क होता है, कांस्टेंट एंड अ पैरामीटर। अगर मैं एक सर्कल की इक्वेशन की बात करूं जो कि सिंपली होता है x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो अगर मैं इसको भी एक फिक्स्ड रिलेशन डाल दूं कि जो सेंटर है इस सर्कल का वो ओरिजिन पर है 0,0 पर, तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अब ध्यान दो कि ये जो सर्कल की इक्वेशन आई है, क्या इससे हम एक ही सर्कल ऑब्टेन कर सकते हैं? तो नहीं, हम आर को जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे सर्कल्स मिलते जाएंगे, लेकिन सब में एक स्पेशल बात क्या होगी कि सबका सेंटर ओरिजिन पे होगा। जैसे कि अगर मैं इसे आपको प्लॉट करने को कहूँ कार्टेशियन प्लेन में, देखो जो एक्स वाई प्लेन होता है उसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, और जो रियल नंबर वर्सेस इमेजिनरी नंबर का प्लेन होता है उसे हम कहते हैं आर्गन प्लेन। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सोई हुई एक्स एक्सिस, और जो खड़ी है वो हमारी वाई एक्सिस। ओके, अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको ये सर्कल प्लॉट करना है, तो इन जनरल आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो और उसे आर, उसका जो रेडियस है वो आर मार्क कर सकते हो। लेकिन ऐसे आपको मैं कहूँ कि इसके एग्जांपल्स ड्रॉ करो, तो आप पहले आर को 1 रख सकते हो और एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, फिर आप आर को 2 रख सकते हो और एग्जैक्टली इसका डबल सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, फिर आप चाहो तो आर को 1.5 रख सकते हो और उस केस में 1 और 2 के बीच में एक सर्कल ड्रॉ होगा। आर को 0.5 रखा तो 0 और 1 के बीच में एक सर्कल ड्रॉ होगा। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपने अपने रेडियस को चेंज किया वैसे वैसे आपको सर्कल्स ऑब्टेन होते गए, लेकिन सभी सर्कल्स में एक चीज़ स्पेशली फिक्स थी और वो थी कि ऑल ऑफ देम आर हैविंग द सेम सेंटर एंड दैट इज ओरिजिन। तो ऐसे जितने भी कर्व्स हमें ऑब्टेन हुए इसे हम कहते हैं फैमिली ऑफ
कर्व्स, जिसमें आप अपने देखो इसमें जो आर था वो किसका रोल प्ले करा था, पैरामीटर का, जिसको आप चेंज करते हो तो आपको अलग अलग इक्वेशंस मिलते जाती है। इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर दैट इज 4। इसकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.5 स्क्वायर दैट इज 2.25। इसकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और इसकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.25। तो आपको अलग अलग इक्वेशंस मिलते जाती है, लेकिन सब क्या है, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और उस फैमिली की कंडीशन फिक्स है, दैट इज हैविंग द सेंटर एट द ओरिजिन। और पैरामीटर कौन था, जिसको आप बार बार चेंज कर सकते हो वो पैरामीटर है, और जिसको आप चेंज नहीं कर सकते वो कांस्टेंट है। जैसे उन्होंने सामने से कहा है सिर्फ जी पैरामीटर है, सी के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो आपको सी को कांस्टेंट लेना है। ठीक है, कांस्टेंट के एग्जांपल्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि आपको ये वाली अगर प्लॉट करने को कह दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, तो अब यहाँ पे जो 4 है ये कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, समझ रहे हो, और जो r है वो भी आपका पैरामीटर है। 4 की जगह मैं चाहूँ तो a लिख सकता हूँ, जो a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब r जो भी आप चूज करो वो किसी कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हो आप, ये कांस्टेंट्स होते हैं। और पैरामीटर्स वो होते हैं जिसे आप चेंज कर करके अलग अलग इक्वेशंस ऑब्टेन कर सकते हो। तो 1 मिनट के लिए ज़रा इसे इरेज करूँ मैं, तो आपको फैमिली ऑफ कर्व समझ में आ गया जो कि एक ही रिलेशन को सेटिस्फाई करे। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज पर आते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपके फैमिली ऑफ कर्व्स जो भी आप ड्रॉ करो उन सबको वो, और इसमें देखो एक और चीज़ समझने वाली है कि आप जितने भी फैमिली ऑफ कर्व ड्रॉ कर लो, अगर आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री एक को भी 90 डिग्री पे मीट करता है तो सारी फैमिली को भी 90 डिग्री पे मीट करेगा। नहीं तो अगर वो खुद कैपेबल नहीं है तो उसकी भी ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स होंगी जो उस फैमिली ऑफ कर्व को 90 डिग्री पे मीट कर जाए। जैसे कि मैं सर्कल का एग्जांपल लेता हूँ, तो ये सब सर्कल्स में सारे फैमिली 2-3 फैमिली ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, तो खिचड़ी जैसा लगेगा। ओके, अब हम एक डेफिनेशन ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी सर्कल को अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और उसको जो 90 डिग्री पे मीट करता है वो ऑब्वियसली उस सर्कल का रेडियस होता है, उस सर्कल का रेडियस। और तो देखो, अगर मुझे इस कर्व को कोई भी और कर्व ड्रॉ करना है तो बेसिकली मुझे इस सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, और उसको मैं जानता हूँ 90 डिग्री पे रेडियस ही हो सकता है, और रेडियस सेंटर से निकलता है। तो बेसिकली ये जितने भी लाइंस सेंटर से पास करा सकते हो आप, वो सारी लाइंस क्या हो जाएंगी, आपके गिवन सर्कल्स को ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज हो जाएंगी। और एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि कर्व्स का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ कर्व, आप स्ट्रेट लाइंस को भी कर्व्स में काउंट कर सकते हो। ओके, सो ऑल दिस लाइंस आर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री टू द सर्कल्स। और देखो, इसने एक सर्कल को किया तो उसके फैमिली को भी कर दिया, है कि नहीं। क्या ये लाइन सिर्फ एक है? नहीं, ये लाइन भी बहुत सारी है, लेकिन ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। देखो, सब लाइन सेंटर से पास हो रही है 0,0 से, और उनके ऊपर कोई एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस लाइन की, y x एंड y। इसके स्लोप को मैं m अज्यूम कर लूँ, सो m की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, तो बेसिकली आ गया y इज इक्वल्स टू mx। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx, और अब पैरामीटर का रोल कौन प्ले कर रहा है, m। जैसे जैसे आपने m को बदला, m का मतलब क्या है, स्लोप, तो देखो इसका स्लोप कम था तो आपको ये लाइन मिली, जैसे आपने m को बढ़ाया होगा तो आपको ये लाइन मिली, m को और बढ़ाया तो ये लाइन मिली, थोड़ा नेगेटिव ले गए तो देख रहे हो आप अलग अलग आपको लाइंस मिलते जा रही है और सब एक ही फैमिली से बिलोंग कर रही है, एंड दैट इज y इज इक्वल्स टू mx। सो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज आर फैमिली ऑफ कर्व्स दैट मीट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट अ फिक्स्ड एंगल 90 डिग्री। ठीक है, आपका गिवन इक्वेशन भी फैमिली ऑफ कर्व हो सकता है, आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाला कर्व भी फैमिली ऑफ कर्व्स हो सकता है। कर्व्स का मतलब सिर्फ कर्व नहीं, स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती है। दूसरी चीज़, ये तो बहुत सिंपल था, तो हमने ऐसे ये वाला डेटा क्योंकि हम ऑलरेडी जानते थे तो फाइंड कर लिया, लेकिन कितने अलग अलग कर्व्स आते, जैसे कि आपको ये वाला कर्व हो जाए तो इस कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो हम तो नहीं जानते हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक छोटा सा डेरिवेशन है और एक बहुत प्यारा सब्स्टिट्यूशन करना होता है और हमें तुरंत आंसर आ जाता है। तो हम ज़रा देखते हैं क्या करना है उसके। वीडियो ख़त्म होने वाली है, मैं पॉज करके फिर से चालू करता हूँ। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि डेरिवेशन क्या है, कि हम किसी भी गिवन चीज़ का कैसे फाइंड कर सकते हैं। और जो मैं आपको जस्ट सिखाऊंगा उसकी हेल्प से मैं आपको पहले ये करके दिखा दूंगा, क्योंकि इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकली नॉर्मल वे आपको पता है और वो थियरी के थ्रू भी हम लेकर आ जाएंगे। ओके, तो इसे इरेज नहीं करते हैं, अपनी ही पोजीशन ज़रा चेंज कर लेते हैं ब्लैक बोर्ड पर। ओके, चलो अब हम इसका डेरिवेशन समझते हैं कि इसका डेरिवेशन आखिर है कैसा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज होती है वो गिवन कर्व को 90 डिग्री पे मीट करती है, यानी कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, मैं आपको ड्रॉ करता हूँ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं। ओके, चलो तो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट ड्रॉ हो गया और
ये ऐसा ड्रॉ करते हैं, पहले एक टेंजेंट ही ड्रॉ करते हैं। ये आपकी टेंजेंट लाइन समझो, जो कि इस कर्व की रही होगी, जो ऐसा गया, जॉइंट ही नहीं कर पाए हम उसे, कोई बात नहीं, वापस, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया P पर, ओके। और इस कर्व की इक्वेशन को रखते हैं f(x, y, c)। अब आपने सोचा होगा कि ये क्या लिख दिया हमने x, y, c। तो देखो, जैसे कि ये इक्वेशन है जिसमें x और y को आप अलग नहीं कर सकते और उसमें एक पैरामीटर a गिवन है, इसमें पैरामीटर c गिवन है, यानी इस कर्व की इक्वेशन क्या रही होगी, उसमें क्या क्या यूज हुआ होगा, x वेरिएबल, y वेरिएबल और c मतलब कोई एक पैरामीट्रिक वेरिएबल, ओके। अब देखो, आपको एक चीज़ और पता होगी कि किसी भी इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करते थे, याद करो, उसमें से हम उस जो भी कांस्टेंट, जो भी पैरामीटर्स होता था उसे रिमूव कर देते थे। जैसे जैसे आपको ये x² + y² = r², इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करने को कहूँ, आप क्या करोगे, डेरिवेटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x + 2y dy/dx और r² का निकल गया एंड दैट इज 0। तो अपने पास क्या आ जाता है, x + y = dy/x = -dy/dx। सो x अपॉन -y आएगा यहाँ पे, x अपॉन -y इज dy/dx। ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाती है। ये किस चीज़ की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, सर्कल के लिए जिसका सेंटर ओरिजिन पर हो। तो आपने समझा क्या किया हमने, बेसिकली हम उस आर्बिटरी जो भी हमारा पैरामीटर था उसे रिमूव करते थे। तो जो ओरिजिनल था वो किस टाइप का फंक्शन था, इंक्लूडिंग x, y एंड पैरामीटर r, और जो ऑब्टेन हुआ है फंक्शन उसको कैपिटल F कर देते हैं। इसमें क्या क्या है, x है, y है, और जो भी आपका पैरामीटर रहा होगा वो आपने रिप्लेस कर दिया dy/dx। आप समझ रहे हो ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑब्टेन करने का मतलब तो यही होता है कि आप अपने इक्वेशन में से कॉन्स्टेंट्स और पैरामीटर्स को रिमूव कर दें। बेसिकली पैरामीटर्स को रिमूव करना होता है, कॉन्स्टेंट्स को नहीं। कॉन्स्टेंट्स भी कह देते हैं, पैरामीटर भी कह देते हैं, जैसा जो गिवन हो। तो अभी हम इस पूरे सिचुएशन में पैरामीटर्स की बात करें, पैरामीटर्स को रिमूव कर दो। जैसे वहाँ पे वो c है, उसको हमें रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ g को रिमूव करेंगे क्योंकि वो पैरामीटर है। तो अपने गिवन इक्वेशन में से हम पैरामीटर को रिमूव कर देते हैं, और क्योंकि उस प्रोसेस में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो dy/dx वाली टर्म हमें इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो आपको समझ में आया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे ऑब्टेन होती थी। आप जानते हैं, हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं कि कांस्टेंट को निकाल के नई इक्वेशन बनाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि उसमें dy/dx इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखो, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इस टाइप की सिचुएशन है कि गिवन है हमारे पास फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, y एंड आर्बिटरी कांस्टेंट c। ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x we will obtain an another function। इसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं, ठीक है, हम सब एक तरफ ला देते हैं इक्वल्स टू 0, फंक्शन को ऐसा लिखते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we obtain another function कैपिटल F, जिसके अंदर x और y यूज हो रहा होगा और पैरामीटर निकल के dy/dx इंट्रोड्यूस हो गया। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया कि ये नोटेशन का क्या मतलब है, समझ में आया ना, ठीक है। नहीं आया हो तो पूछ लेना, मैं वापस समझा दूंगा। अब इस डायग्राम में वापस से आते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि जो इसको एक टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, उस टेंजेंट की जो एंगल है उसको हम साई मार्क कर देते हैं। तो अगर मैंने उसे साई मार्क कर दिया तो tan साई का मतलब स्लोप होगा, और किसी भी इक्वेशन का स्लोप कैसे मिलता है, उसके डेरिवेटिव से। सो dy/dx इज बेसिकली tan साई। ओके, अब इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मैं इस पर्टिकुलर गिवन कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाला कर्व ड्रॉ करता हूँ। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करने से पहले मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगा स्केल से। टेंशन पहले बेसिकली ड्रॉ कर देता हूँ तो कर्व ड्रॉ करने में आसानी होगी, हमें दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। चलो, ये जो ब्लू कलर से है ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ हो गया है। अब हम इसका कर्व ड्रॉ कर देते हैं जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री करता हो। ओके, डन। ये जो ब्लू कलर से ये अपना ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाला कर्व है रेड वाले के लिए, और ये हमारा उसका टेंजेंट है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है P, जिसको हम कैपिटल X कैपिटल Y कोऑर्डिनेट दे देते हैं। और इसका जो एंगल, कभी भी एंगल कैसे मार्क करते हैं हम, x एक्सिस से टेंजेंट की तरफ है, छोटा वाला ज़रूरी नहीं है। द मार्किंग इज ऑलवेज फ्रॉम द x एक्सिस टू द टेंजेंट, और इसे मैं रखता हूँ थीटा। कितना रखते हैं हम इसे, थीटा रख देते हैं। और मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने स्ट्रिक्टली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ही ड्रॉ किया है, तो दोनों टेंजेंट्स कौन से एंगल पे मीट करेंगे, 90 डिग्री पे। कितने एंगल पे मीट करेंगे, 90 डिग्री। ओके, सो नाउ यहाँ से हमें दूसरी सिचुएशन पता चल चुकी है कि tan थीटा, जो कि दूसरा लाइन है tan थीटा, उसका जो
हाँ चलो tan थीटा है वो, उसका जो दूसरी टेंजेंट है उसका स्लोप tan थीटा है, और उसको मैं अभी के लिए रख देता हूँ d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, चलो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कुछ और रख देता हूँ मैं अभी के लिए P कॉमा Q। ओके, सो d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X, जो भी वो ब्लू वाला कर्व रहा होगा उसको मैंने डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx जो उसका मिला वो मेरा tan थीटा। अब ध्यान दो कि दोनों ही टेंजेंट्स 90 डिग्री पे मीट कर रहे हैं। बेसिकली टेंजेंट भूल जाओ, अब दो स्ट्रेट लाइन से दैट आर मीटिंग एट 90 डिग्री। सो वी नो दैट व्हेन टू लाइन्स मीट एट 90 डिग्री द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। आप जानते हो कि m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 हो जाता है -1 जब आपके दो लाइन्स हो जिनका स्लोप हो m1 m2 और वो 90 डिग्री पे मीट कर रहे हो। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी dy बाई dx मल्टीप्लाई बाई d कैपिटल Y बाई d कैपिटल X आएगा -1। इस पूरी चीज़ को वहाँ डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चलेगा dy बाई dx की वैल्यू है -d कैपिटल X बाई d कैपिटल Y। ओके डन। इसका मतलब हम क्या देख पा रहे हैं कि जो dy बाई dx है उसकी वैल्यू है -dx बाई dy, और x और y मतलब उसके वाले वेरिएबल्स हैं दूसरे कर्व के। तो हो गया। चलो अब देखो कि जैसे कि ये लाइन थी रेड वाली, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, ये f(x, y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। तो वो पूरे लाइन के लिए सेटिस्फाई करती हो किधर भी। और इस लाइन की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रही होगी उसमें जो dy बाई dx था उसकी जगह ये आ गया। तो बेसिकली हम ऐसा कहते हैं कि देयरफॉर जो हमारा दूसरा कर्व है, जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाला कर्व है, उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो हमें बेसिकली मिल सकती है dy बाई dx को रिप्लेस करना हो जाता है -dx बाई dy से। और ऐसा करते ही जो हमें डिफरेंट, देखो मैं आपको समझाता हूँ सर्कल वाले एग्जाम्पल से। सर्कल में हमारे पास क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वीडियो की लेंथ रुको खत्म ना हो जाए, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, सो x प्लस y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0, सो x अपॉन y नेगेटिव इज इक्वल्स टू dy बाई dx। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये किसे सेटिस्फाई कर रही थी, आपके सर्कल को जिसका रेडियस कितना हो r। ओके, ये बात आपको एकदम क्लियर है। अब जो भी इसको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगी उसकी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और हम तो जानते ही थे कि वो एक स्ट्रेट लाइन थी तो उसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में होगी। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आखिर होगा क्या, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी एक दूसरे में, या फिर ऐसा कह लो कि हाँ ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस कर्व के इस टेंजेंट के जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर है। ओके, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आखिर होगा क्या, तो आप जानते हो कि एक लाइन का जो कर्व है, मतलब इस लाइन की जो भी स्लोप होगी वो थी dy बाई dx, और इस वाले लाइन की जो स्लोप थी वो इसका एक्जैक्टली नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा -dx बाई dy। तो अगर आपने इसको यहाँ पे रिप्लेस किया तो आपको क्या पता चलेगा, -x अपॉन y इज इक्वल्स टू -dx बाई dy। नेगेटिव से नेगेटिव कट, तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू dx अपॉन dy। ज़रा सॉल्व करते हैं, सो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन y dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। सॉल्व करने से पहले बता दूं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ योर ऑर्थोगोनल कर्व। जो भी आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाला कर्व था उसकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। तो गिवन कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आपने सिंपली dy बाई dx को -dx बाई dy से रिप्लेस किया तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी आपको वो आपके ऑर्थोगोनल कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। और जैसे आप अब इसको रिवर्स ऑर्डर में फिर से, पहले आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है आपके गिवन कर्व से, उसके अंदर dy बाई dx को -dx बाई dy से रिप्लेस करना है। जैसे ही आप करोगे आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, लेकिन ये पुरानी वाली से बिल्कुल अलग होगी, और ये जो होगी ये आपके ऑर्थोगोनल कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और जैसे अब आपको इसे सॉल्व करना है, अब इसे रिवर्स में सॉल्व करो। अब इसे सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, वेरिएबल, सेपरेबल, ये वो ऑपरेटर जो हम सीख चुके हैं सब। तो मैंने वही किया, वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, सो नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ पैरामीटर c। सॉरी, यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे y, और कांस्टेंट क्योंकि दोनों नेचुरल में आया तो उसको भी नेचुरल में डाल दिया। सो बेसिकली y कितना आ जाएगा, x इंटू सी, वेयर c इज दी पैरामीटर।
मैंने आपको बताया भी था, हमने प्रैक्टिकली देखा भी था कि एक सर्कल के लिए जो ऑर्थोगोनल कर्व होता है y इक्वल्स टू एम एक्स होता है, जहाँ m उसका पैरामीटर। तो देखो ऐसे भी हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू सी। तो हमें एक शॉर्ट नोट क्या याद रखना है हमेशा, कि जो भी आपका गिवन कर्व हो उस गिवन कर्व का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है, और जैसे आपने उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dy बाई डी एक्स है उसे नेगेटिव dx बाई dy से रिप्लेस करो, और इसके बाद से जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो आपके ऑर्थोगोनल कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लेकिन आपको तो ऑर्थोगोनल कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है, तो आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व करने के बाद से जो आपको इक्वेशन ऑब्टेन होती है वो होती है आपके ऑर्थोगोनल कर्व की इक्वेशन। समझ में आया आपको? ठीक है। इस बीच में आप शायद से ना समझ पाए हो कि dy बाई डी एक्स को आखिर नेगेटिव dx बाई dy से क्यों रिप्लेस करते हैं। तो जो पुराना वाला स्लोप है और नए वाले स्लोप है वो 90 डिग्री पे मीट करते हैं, सॉरी टेंजेंट्स 90 डिग्री पे मीट करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव 1 आएगा। सो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव dx बाई dy। और इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे दो लाइन्स होती थी हमारे पास, अगर इस लाइन की इक्वेशन कुछ भी हो और एक दूसरी लाइन है इसकी इक्वेशन भी कुछ भी हो, लेकिन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कोऑर्डिनेट्स है p, q वो इसको भी सेटिस्फाई करते थे, इसे भी सेटिस्फाई करते थे। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर भी है। अगर आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक पॉइंट पर, जैसे आप इस पॉइंट की बात करो तो इस पॉइंट पे y x के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज कर रहा है, तो अगर आपने यहाँ से एक कर्व ड्रॉ किया तो उसके लिए भी वही चेंज करेगा। यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, मतलब इस पॉइंट से आप जितनी भी चीज़ें पास करा दो सब के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, यानी ये पॉइंट पर जो y है वो x के रिस्पेक्ट पे एक ही तरीके से चेंज होता होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सब्सटीट्यूशन वहाँ पे कर देते हैं, dy बाई डी एक्स का नेगेटिव, शायद नहीं ये कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, इसकी ज़रूरत नहीं। आप ये सब छोड़ो, अभी भी शायद आपको ये समझ ना आया हो तो मैं आपको मिलकर समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, आप ये इतनी बातें याद रखो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि आपको क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स को सिंपली नेगेटिव dx बाई dy से रिप्लेस करना होगा ऑलवेज। ओके, तो अब एक वो पहला क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे क्विकली, छोटा सा ही है। आपको करना कुछ नहीं होता है, पहली बात तो अपने गिवन इक्वेशन से पैरामीटर्स को रिमूव करना होता है। तो वहाँ पे पैरामीटर कौन सा गिवन है उस क्वेश्चन में, a, तो उसे रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे, तो कुछ इस तरीके से। सो 3xy इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो 3x प्लस 3y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव निकल गया। तो बस ये तो डायरेक्टली आ गया आपके पास इक्वेशन डिफरेंशियल वाली। ज़रा इधर उधर मतलब 3 रिमूव हो जाएगा सब में से, तो अपने पास आया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा वाला है, आपके गिवन कर्व का। नाउ फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वी आर रिप्लेसिंग dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव dx बाई dy। तो अब हमारा इक्वेशन कैसा दिखेगा, x माइनस वाई dx बाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है, और इसे सॉल्व करके जो भी आपको इक्वेशन मिलेगी वो इस कर्व का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होगा। चलो अब आप इसको सॉल्व करते हैं। सो लीनियर जैसा दिख रहा है मुझे, तो इसे यहाँ भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y dx बाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। मैं y को उस तरफ डिवाइड कर दूँ, सो dx बाई डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई एक्स। ओके, और इसे यहाँ लेकर आ जाते हैं। सो dx बाई डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया ना, y की पावर n। तो आपका काम क्या होता है, एक्स स्क्वायर को u मानो, सो du बाई, और देखो ये ऊपर x था ना तो यहाँ x के पावर होने चाहिए। हर बार वही याद नहीं रखना कि y की पावर n, मैंने आपको हमेशा सिखाया जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा हो उसके फंक्शंस यहाँ और यहाँ होने चाहिए, और जिसका डेरिवेटिव हो रहा हो वो यहाँ और वहाँ हो सकते हैं। सो du बाई डी वाई करना पड़ेगा क्योंकि y है। सो du बाई डी वाई क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x, लेकिन dx बाई डी वाई टर्म यहाँ पर आ जाएगी। ओके, dx बाई डी वाई, गुड। तो ये मिस्टेक कर रहे हैं हम, शायद कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ।
एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर, हाँ रुक जाओ, हम बर्नौलिस के जैसा क्यों कर रहे हैं, शांति। हमारा काम क्या होता है, पहले एक्स स्क्वायर को यहाँ लाना, सो 1/x² dx/dy माइनस 1/y सॉरी, x/x² है, सो 1/x एंड दैट इज़ 1/y। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना कि q के साथ कोई भी और फंक्शन नहीं होना चाहिए, है तो डिवाइड में भेज दो, तो x² को डिवाइड में भेज दिया। अब यहाँ से देखो, क्या 1/x का डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली है, तो 1/x को आप u मानोगे, और जैसे आप ये करते हो, सो du/dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/x² dx/dy, माइनस इसको हटा के इसे दे दो, तो ये जो पूरी टर्म है यहाँ पर है, सो उसकी जगह आप लिखोगे -du/dy माइनस 1/y, इसकी जगह पे u एंड दैट इज़ 1/y, और ये आपका दोनों तरफ से नेगेटिव चाहो तो निकाल दो और उस तरफ दे दो। तो ये देखो, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, सो बेसिकली यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ जाएगा e⁻1/y dy एंड दैट वुड बी नेचुरल e⁻natural log of y, दैट इज बेसिकली y। सब में मल्टीप्लाई करोगे, सो u इंटू वाई इज इंटीग्रेशन ऑफ -1 dy, सो u इंटू वाई जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा हो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन सब जगह, -1 का, सो -y, और प्लस द पैरामीटर c यूज़ कर सकते हैं, ओके c, और u की वैल्यू कितनी रखी थी, 1/x, सो y/x है, x को वहाँ भेज दो, सो -xy प्लस xc, सो y प्लस xy इज इक्वल्स टू cx, वेयर c इज द पैरामीटर। समझ में आया आपको? अगर आपने इस कर्व को ड्रॉ किया, डेस्मोस ऐप में आप एक काम करना, पहले इस कर्व को ड्रॉ कर लेना और उसके बाद से इसको ड्रॉ करना, तो आप क्या देखोगे कि वो जैसा भी कर्व हो उसको ये वाली कर्व हमेशा कुछ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जैसे 90 डिग्री पे कट करेगी, ठीक है। तो बस आपको ऐसा सॉल्व करना होता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि पुरानी वाली का उसमें जो भी पैरामीटर हो, g, r, a, b, जो भी पैरामीटर हो वो रिमूव करके आप उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करें और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कट गया था, हाँ, सो dy/dx को नेगेटिव dx/dy से रिप्लेस करें, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, उसे सॉल्व करें बैकवर्ड्स, जैसे भी लीनियर बनेगा, बर्नौलिस बन सकता है, होमोजीनियस बन सकता है, क्योंकि dy/dx है ना, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म बनेंगे, एग्जैक्ट बन सकता है, और क्या वेरिएबल सेपरेबल भी हो सकता है, कभी कभी सिंपल, और आपको एक नई कर्व, और ये भी कैसी है, फैमिली ऑफ कर्व्स है। देखो इसमें भी एक पैरामीटर है ना, वो हमेशा फैमिली ऑफ कर्व्स ही आएगा, क्योंकि पैरामीटर्स आते ही आते डिफरेंशियल को सॉल्व करो तो फैमिली ऑफ कर्व्स, ओके। और इसको आप मेंशन करोगे कांस्टेंट नहीं, p इज द पैरामीटर, ठीक है। तो यही था पूरा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ये वाला जो बीच वाला कंसेप्ट है ये तो मैं भी जानता हूँ कि ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि dy/dx को नेगेटिव dx/dy से, हाँ उसकी वैल्यू उसके बराबर है, ये मैंने आपको बता दिया कि वो नेगेटिव dx/dy के बराबर है क्योंकि टेंजेंट्स 90 पे मीट कर रहे हैं। लेकिन उसको रिप्लेस करने से जो जैसे ये इक्वेशन थी, ये हमारी कर्व की इक्वेशन थी, और जैसे ही मैंने उसकी जगह ये नेगेटिव dx/dy किया तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ऐसा कैसे, तो इसकी मैं फीलिंग लेकर आपको भी जल्द से जल्द समझा दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सकते हो, यही कंसेप्ट यूज़ करना है। अपने जैम वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जो भी इक्वेशन दिया हो, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज गिवन, उसमें जो भी पैरामीटर हो उसे रिमूव करो, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, उसमें ये रिप्लेस करके फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसे सॉल्व करना, ठीक है। तो हो जाएगा, टेंशन नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन करने की आप कोशिश करना और मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा, टेंशन नहीं, ठीक है। चलो हाँ, मैं हूँ।